हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9 हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। जो कल हमारा पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और आज हम लास्ट दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाएं जो हमें जाकी ता हमको पेपर में जाकर मिल जाएं। तो दोस्तों, देखिए, बिना देर किए और हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हम आज यानी कि लास्ट दिन को पढ़ें और यानी कि आज पढ़ के जाएं और सुबह हमको वही की वही पेपर में मिल जाए। ऐसी वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो बिल्कुल पेपर में आएंगे ही, जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल आएंगे ही, तो आप उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ काव्य बोध जो है वो जी 10 नंबर का आता है। आपका कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। और इसमें से आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में रखे मिलेंगे। ओके, देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है काव्य की परिभाषा। यानी कि काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो आपको काव्य की परिभाषा याद करके जाना है। भेद बोलें तो काव्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ये देखिए 23 में आया था, इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आएगा। अब आते हैं श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद बताइए। तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर क्या होता है, या कहें तो भेद? तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य होते हैं। इसके श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं और प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इनको आपको पढ़ के जाना है। अब आता है प्रबंध काव्य की परिभाषा और भेद देखिए। तो देखिए, प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं वर्णनीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। और इसके दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य की उदाहरण की बात करें तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, और खंड काव्य सुदामा चरित। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद करना के जाना है क्योंकि 2022 के पेपर ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है। अब महाकाव्य आता है तो महाकाव्य में क्या होता है? देखिए, महाकाव्य विस्तृत होता है, यानी कि कहें तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है। यानी कि अगर महाकाव्य की बात करें तो यह किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। ठीक है। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस जो इन्होंने लिखा है, वो कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये दो उदाहरण के दो महाकाव्य के उदाहरण हैं। अब आता है खंड काव्य। तो अपन इसी प्रकार से कह सकते हैं किसी महान व्यक्ति के जब जीवन से किसी एक अंश का वर्णन किया जाता है या किसी एक भाग का वर्णन किया जाता है तो उसको अपन खंड काव्य कहते हैं। जैसे जानकी मंगल तुलसीदास जी ने लिखा है, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त ने, इन्होंने एक और लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, पंचवटी। ठीक है, वो भी है। और जे आपके सुदामा चरित्र है। ठीक है, जे आपके खंड काव्य के। अब एक अंतर आता है तो आप अंतर याद कर लोगे इनमें से, महाकाव्य एवं खंड काव्य में तीन अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाओगे। ठीक है, 2022 में पूछा भी गया है। और एक आता है मुक्त काव्य की परिभाषा लिखिए। देखिए 2022 में पूछा गया है। इन जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इनको पढ़ के जाना, आपको सुबह इनमें से पेपर में रखे मिलेंगे। ठीक है। और टाइम भी चेंज हो गया है, 2 बजे से हो गया है आपका पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ सर, सॉरी, आपका तो 2 ही बजे से था, 11 किनका हो गया टाइम, उनका भी 2 ही बजे से हो गया। ठीक है। अब संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करके जाओगे। तो संचारी आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनका अस्तित्व पानी के बुलबुले के समान होता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, यानी कि ये मन के व्यक्ति के मन में आते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं रसों के नाम बताते हुए उनके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, आपको सभी रसों के नाम याद रखना है और सबके स्थायी भाव याद रखना है, क्योंकि ये 2-3 नंबर में ओटी में पूछे जाते हैं। वो 100% आप देख लेना, कल आपको लग के मिलेंगे। ठीक है। अब आता है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो ये आपको बिल्कुल करके जाना है क्योंकि ये पूछा जाता है, 22 में भी पूछा गया है। अब कुछ रस आते हैं कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण रस हैं जो पूछे जाएंगे आपसे। तो एक तो आपको श्रृंगार रस कर लेना है। ठीक है, श्रृंगार रस कर लेना है। मैं रसों के नाम बता दे रहा हूँ, कौन कौन से याद करके जाना है आपको। देखिए, जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग और वियोग। तो ज़्यादातर संयोग रस पूछा जाता है, तो संयोग रस आप कोई भी उदाहरण कर लेना इसमें से। अब आता है इंपॉर्टेंट वीर रस। वीर रस पूछा जाता है। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बाकी आप पढ़ लेना है इसको, और जो आपके दो उदाहरण दे रखे हैं तो आप इनको कोई भी जे याद कर लेना। जी सरल भी बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आप याद कर लोगे। अब आता है रौद्रस। तो ये रौद्रस भी आपको याद करना है और इसके कोई भी आप हेडिंग मतलब एक उदाहरण कर लेना, यहाँ से यहाँ तक कर लेना, चल जाएगा। ठीक है। ये आपको करके जाना है। एक भयानक रस पूछा जाता है और एक पूछा जाता है आपसे हास्य रस।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके जाओगे। ठीक है, ये तो होगा हमारे रस। रस आपको 100% मिलेगा, तो आप अच्छे से याद करके जाओगे। अब आते हैं हमारे छंद। और छंद देखिए ध्यान से, जैसे छंद किससे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए जी 23 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। और छंदों के प्रकार कितने होते हैं, मात्रिक छंद और बाणिक छंद होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद यानी कि जिनमें वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अब दोस्तों छंद आपका दो में से एक आएगा, कोई भी। देखिए दोहा या सवैया, क्योंकि मैं आपको ब्लूप्रिंट बताऊं तो उसमें दो ही दिए गए हैं। देखिए जो ब्लूप्रिंट है और उसमें लिखा है छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार। तो सामान्य परिचय छंद क्या होता है और एवं प्रकार, दो प्रकार अपन पढ़ चुके हैं, दोहा एवं सवैया। ध्यान रखना, दोहा और सवैया छंद में से ही पूछा जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ दोहा याद करना है और सवैया करना है। तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से, देखिए ध्यान से। यहाँ जो आपका दोहा छंद दे रखा है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसकी सम चरणों के अंत में तगड़ तथा जगड़ का होना जरूरी है। और जो फिर आपका उदाहरण है, तो आप इसको याद कर लेना। फिर आता है आपका सवैया छंद। तो सवैया छंद वाणिक छंद है, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। सवैया छंद 22 वर्णों से 26 वर्णों तक का हो सकता है, और जी आपका उदाहरण दे रखा है। तो जी दो चीज़, दो में से आपका 100% 2 नंबर का एक आएगा कोई भी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारे अलंकार। तो अलंकार में से देखिए ध्यान से, ये अलंकार हैं जो पूछे जाएंगे। जी आप एक तो यमक अलंकार कर लेना, क्योंकि ये देखो अनुप्रास भी आना है, उसमें ब्लू प्रिंट में दे रखा है अनुप्रास यमक। ठीक है, तो ये देखिए 22 में पूछा गया, इसको याद कर लेना आप। और एक आता है उपमा अलंकार, और एक आपका रूपक अलंकार है। तो ये आप पढ़ के जाना, इनमें से एक आएगा। और एक उत्प्रेक्षा। अगर मैं बात करूँ तो आप मानवीकरण पढ़ के जाना, ये मोस्ट है, ये पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, तो मानवीकरण आप अच्छे से पढ़ के जाना, और उत्प्रेक्षा, इन दोनों में से एक कोई ना कोई आ जाएगा, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाना। ओके, अब इसमें से क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि दो एक एक नंबर के भी आपसे आते हैं वस्तुनिष्ठ, तो जिनको आपको पढ़ के जाना है। ये परिभाषा, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसने लिखी। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाना। ठीक, ये सारी ओटी वगैरह हैं, ये देख के जाना। ठीक है, अब आता है हमारा गद्य की विधाओं का परिचय। दोस्तों क्या है, देखिए मैं आज आपको पूरी हिंदी का रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, और आप बढ़िया से पेपर करके आओ। ठीक है, अब गद्य किसे कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट आता है हमारा निबंध। तो निबंध में देखिए 22 में पूछा गया है, मोस्ट है। निबंध की परिभाषा लिखते हो कि नहीं, दो निबंधकारों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है, जब पूछा जाएगा इस बार, तो अच्छे से आप याद कर लोगे इसको। ठीक है, जिसका आंसर दे रखा है। अब आते हैं हमारे निबंध किसे कहते हैं, इसको छोड़ देना आप ज़्यादातर। हाँ, नाटक किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करके जाओगे। नाटक किसे कहते हैं, रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो यह रचना नाटक कहलाती है। नाटक में अभिनय का विशेष महत्व होता है। नाटक तत्व होते हैं कथा वस्तु, पात्र, कथोपतन, देश काल, उद्देश्य, रंगमंचता। ठीक है, और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम तो आप याद कर लेना, इतने नाटककारों के नाम दे रखे हैं, कोई भी आप 4-5 याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं अंतर। तो जी अंतर याद करना, क्योंकि अंतर आपके मोस्ट हैं। जी नाटक एकांकी में अंतर, सारे अंतर हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से करना तो आपको 2 ही पॉइंट है, लेकिन 4 पॉइंट दे रखे हैं।